बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, एक दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जिनको हम पिछले कई दिनों से ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कुछ बातचीत शायद हुई है। कुछ पिछले साल हुई थी और कुछ इस साल अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यूएई के दौरे पे थे, तो सुनने में ये आ रहा था कि शायद बैकडोर डिप्लोमेसीज जो है वो दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई है और शायद बेहतर कोई पोजीशन बन रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, और जो मसाइल हैं दोनों के बीच में, तो उसके लिए कोई बेहतर सोल्यूशन निकालने की भी बात हो रही है। क्या सच्चाई है इसके पीछे? क्योंकि पहले भी हम बहुत दफा ये सुन चुके हैं कि अमेरिका ने ये सालिसी कर ली, सऊदी अरेबिया ने कर ली, इस दफा हम यूएई का नाम सुन रहे हैं। क्या हकीकत है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान, अमेरिका के विड्रॉवल के बाद इन सितंबर, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा हो रही है। जब वहां पे बात होती है मेरी, या फिर पाकिस्तान में, या फिर दूसरे इस रीजन में, तो वहां पे भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि कुछ मतलब शकूक शुबहात हैं, कुछ खौफ है लोगों में कि अगर वो लोग जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का। कोविड भी एक बड़ा सवियर किस्म का इशू बना हुआ है इस वक्त, पाकिस्तान हिंदुस्तान बल्कि इस रीजन का। तो उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उसको कवर कर सके, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको आप जरूर फॉलो किया करें। जो आपकी गवर्नमेंट कहती है, जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, आपके डॉक्टर्स कहते हैं, तो उसको प्लीज फॉलो कर लिया करें कि उनका काम जो है मजीद मुश्किल ना बनाए, बल्कि उसको हम आसान करें, उनको हम सपोर्ट करें। आज मेरे बड़े जबरदस्त किस्म के गेस्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब जो हैं मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एनालिस्ट है, इंडिया से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर फॉर द ज्वाइनिंग माय शो। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। नमस्कार फकर, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। सर एक बात, पाकिस्तान हिंदुस्तान अगर हम देखते हैं तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत सारी डेवलपमेंट नजर आई। डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई और वहां पे सीज फायर का ऐलान हुआ, और मेरे ख्याल में अभी उसके ऊपर दोनों कंट्रीज कायम भी नजर आ रही है। मुझे कोई इस किस्म के वाकयात नजर नहीं आए, ना हिंदुस्तान की तरफ से कोई इस किस्म की रिपोर्ट हुई है कोई चीज, ना पाकिस्तान की तरफ से। अच्छी बात है। यूएई के हवाले से कहा जाता है कि इससे पहले हमारे आईएसआई चीफ और आपके रॉ चीफ ने आपस में बातचीत कर ली थी लास्ट ईयर 2020 में। क्या नजर आ रहा है आपको, या अभी रिसेंटली जो हमने हफ्ता पहले एक डेवलपमेंट देखी, आपके फॉरेन मिनिस्टर गालिबन जयशंकर साहब और हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे मौजूद थे। क्या नजर आ रहा है, कोई बर्फ पिघल रही है, या वैसे ही वही है जिस तरह पुराने वक्तों में भी हमारी बातचीत होती थी और चीजें उसी की वही रहती थी? देखिए, उम्मीद तो है कि हालात ठीक होंगे, और खासकर हम हिंदुस्तान के अंदर काफी बेताबी के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हालात ठीक होने हैं तो उसके लिए काफी हद तक पाकिस्तान के माइंडसेट में चेंज होना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा, बड़ी खुशी की बात है कि 2 महीने हो गए हैं और अभी तक वो जो सीज फायर का समझौता हुआ था, इट इज होल्डिंग गुड। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हॉक्स हैं जो कि ऐसे बयानात देते हैं जिससे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये ड्रामा तो नहीं खेला जा रहा है। एक तरफ बहुत ही, मैं कहूंगा कि सुलझे हुए बयानात आते हैं जनरल कमर बाजवा से, जिनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, लेकिन उनकी तरफ से इस प्रकार के बयानात आ रहे हैं कि लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं पे चाह है कि वो जाने से पहले एक किस्म का समझौता करवाए दोनों देशों के बीच में, ताकि हालात सुधर सके। लेकिन एक तरफ है आपके शाह महमूद शाह कुरैशी साहब। उन्होंने किस प्रकार इमरान खान को मजबूर किया ट्रेड जो एग्रीमेंट हो रही थी उसको, उसमें यू टर्न लेने के लिए। और उसके बाद आपने जिक्र किया दुबई का, मैं जिक्र करता हूं इस्तांबुल का। इस्तांबुल में थे अभी पिछले हफ्ते, और वहां उन्होंने एक के बाद एक ऐसे बयानात दिए जो कि साफ जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं वो और जनरल कमर बाजवा एक ही पेज पर नहीं है। और मुझे लगता है बड़ी सीरियसली कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक राय अमली नहीं है इस बात के ऊपर। और हॉक्स, मैं इसको हॉक्स कहता हूं, जो कि सिविल में भी है, फौज में तो हमेशा नहीं रहे हैं, जो हावी हैं इस वक्त उन लोगों की तरफ या उस तबके की तरफ जो कि अमन चाहते हैं। हम आपका ध्यान
दिलाना चाहूंगा शाह महमूद कुरैशी साहब के दो बयानात का। एक तो यही बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर है। उन्होंने साफ शब्दों में, साफ लफ्जों में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने, वहां की एक चैनल है तुर्की की TRT जी, उस चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई चांस नहीं है बैकडोर डिप्लोमेसी का, और यहां तक UAE की मेडिएशन का सवाल है, इसमें बिल्कुल ही कोई भी चांस नहीं है। और देखिए, ये जो बात बयानात उनका था, या बयान था उनका, उसके 2 दिन बाद जो इफ्तार पार्टी ली जनरल कमर बाजवा ने, उन्होंने उस बयान को ना सिर्फ नकारा बल्कि उन्होंने आगे जाके एक बहुत बड़ा खुलासा किया जो आमतौर पर नहीं किया जाता है। देखिए, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है उसको काफी सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, हो रही है बैकडोर डिप्लोमेसी, हो रही है, और ना सिर्फ NSA है हिंदुस्तान के, हमारे DGI ऐसे ही हैं, और दोनों मिलकर बातचीत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा था। मुझे लगता है कि ये खुलासा उन्होंने जानबूझ के किया ताकि लोगों के, जो कि थोड़ा बहुत भी शको शबाब लोगों में रह जाता है, वो कम हो। क्योंकि देखिए, जब दो ऐसे आदमी बातचीत कर रहे हों जो कि इनकी पोजीशन भी है, स्टेटस भी है सरकार के अंदर, और सरकार के अंदर जो लोग मीनिंग रखते हैं, जब सरकार के अंदर, जब जिन्हें हम कह सकते हैं कि लीडरान हैं जो कि सरकार चला रहे हैं, उनके वो काफी क्लोज कन्फाइडेंट हो, और साथ ही साथ उनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी जिनके पास हो, अगर ऐसे दो शख्स मिलकर बातचीत कर रहे हैं तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ नतीजा जरूर निकलेगा। शायद यही जो हॉक्स थे उनको चुप कराने के लिए ये जनरल बाजवा को इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। अच्छा सर, हमारे एक और यहाँ पर चीज। भी जी जी, हमारे यहाँ पर भी मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले आपके एक और चैनल के इंटरव्यू में मैंने कहा था कि हमारे मुल्क में इतनी ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है इसके तो ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम इसका बैकडोर डिप्लोमेसी है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम होता है। लेकिन मीडिया में कुछ चर्चा चल रही है, और मीडिया में ये चर्चा इस बात की है कि हाँ, शायद NSA, अजीत डोभाल साहब और पाकिस्तान की तरफ से, मुझे तो DGI ऐसे नहीं कहा गया, लेकिन किसी अहम व्यक्ति की तरफ जो उनके वहां से हैं, उनमें बातचीत चल रही है। दोनों के NSA में बातचीत चल रही है, और दुबई के अंदर ये भी लिखा गया मिडिल ईस्ट में। ये हमारी चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है कि मीडिया भी चाहता है, लोग भी चाहते हैं, रायामा भी यही चाहती है कि देखिए, बगैर बातचीत के आप चुप नहीं बैठे रह सकते। अगर आपको हालात सुधारने हैं, या अगर आपको इस इलाके को खुशनुमा बनाना है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि पूरा साउथ एशिया जो है वहां से गुर्बत हटनी चाहिए। अगर आप साउथ एशिया से गुर्बत हटाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि साउथ एशिया के जो दो बड़े सबसे मुल्क हैं वो आपस में उनके रिलेशन और संबंध अच्छे होने चाहिए। और उसके लिए आप जो कम्युनिकेशन चैनल जो कट्टी करके नहीं बैठ सकते कि भाई हमारी कट्टी है, हम तो बात नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये माहौल है। यहां तक मेरा ख्याल है, या मेरी असेसमेंट है, कि जनरल कमर बाजवा ने, लगता है कि उन्होंने वहां पर पाकिस्तान के अंदर रायनामा नहीं बनाई, और क्योंकि वो रायनामा नहीं बना सके, और खासकर मिलिट्री के अंदर, अगर मिलिट्री पूरी उनके साथ होती तो फिर ये मेरे को नहीं लगती जरूरत पड़ती, इनकी जरूरत होती आपके हॉक सिविल में है कि कुछ बोलते। पर फौज के अंदर भी मेरे को लगता है कि उनके पास फुल सपोर्ट नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज। जी जी, नहीं, मैं आई गोइंग बैक टू हिस्ट्री। जी जी, अब देखिए, आपके 2 जनरल पहले कोशिश कर चुके हैं हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात करके सुधारने के रिलेशंस। जनरल जियाउल हक ने किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया। जनरल जियाउल हक ने कब किया? 9 साल रूल करने के बाद उन्होंने कोशिश की, और तुरंत ही उनके बेचारों की मौत भी हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5-6 साल का वक्त लिया, और उसके बाद उन्होंने फिर वो आगरा समेत और ये वो सब किया। लेकिन उसके बाद उनकी पाकिस्तान के अंदर हालात आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ उनका, वो भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सके। जनरल बाजवा ने बहुत जल्दी की। 3 साल के बाद ही वो चाहते रहे, और वो चाहते हैं कि इस प्रकार मुज़ाकरात हो और वो उसके जिम्मेवार बने, उनकी ये जो क्रेडिट है उनको जाए।
पर मुझे लगता है इट्स टू अर्ली, और खासकर 3 साल के बाद ही इज ऑन एक्सटेंडेड टेन्योर, तो एग्जैक्टली शायद वो जो होल्ड उनकी फौज के ऊपर होनी चाहिए थी, कोर कमांडर्स के ऊपर होनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं लगती अभी है। और अच्छा अगर सर ऐसा है, जी हाँ, जी बताइए। अच्छा सर एक अगर चीज ऐसा मुझे है, और जी जी अगर ऐसा है तो कुछ वक्त लगेगा, कि जब तक रायमा नहीं बनेगी, खासकर फौज के अंदर, जब तक फौज नहीं मानेगी, क्योंकि अगर फौज नहीं मानेगी तो आप जो मर्जी कोशिश कर लीजिए, ये कहीं ना कहीं पहले भी आपने देखा है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हुआ, ये जब भी कोई डायलॉग शुरू होता था, कुछ ना कुछ, कभी पठानकोट हो गया, कभी ये हो गया, क्या बोलते हैं अपना, कारगिल हो गया, जी जी मतलब कोई ना कोई लगी हुआ जिससे कि पीस टॉक शुड नॉट टेक ऑफ। सर एक चीज और जो मुझे इस वक्त पाकिस्तान में सर एक दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स मुझे नजर आई हैं। मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा था, पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मुझे कुछ चीजें ऐसी हाथ लगी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो कोई सिर्फ मुझे पता होंगी, मतलब लेकिन एक मतलब मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जिससे मुझे नजर आ रहा है कि हमारे फौज के अंदर भी अब एक तबका ऐसा है कि वो एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करना चाह रहा है। और उसकी बड़ी मतलब 2-3 बड़ी मजबूत चीजें मेरे मतलब मुझे उसकी मिली थी और मुझे खुशी हुई। मैं आपको सही बता दूं, मुझे कोई उसकी वो नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ अगर इस चीज से वो साइड लाइन हो रहे हैं और इन लोगों को जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे बैन ऑर्गेनाइजेशन अभी हुए हैं या इस तरह के लोग थे, उनको बाकायदा उसके अंदर ये है कि भाई अब एनफ इज एनफ, अब मजीद हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये वर्ल्ड का प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा है और हमारा बड़ा नुकसान इससे हुआ है। लेकिन पहले ये होता था कि हमारे इस तरह की स्टैब्लिशमेंट के अंदर बाकायदा उनको सपोर्ट होती है। अगर सिविल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी करती थी तो हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, उनको बाकायदा शाबाशियां दिया करती थी कि करते रहो, हम आपके साथ हैं। अभी टीएलपी के उसमें मैंने देखा, हालांकि उसको रिवर्ट कर रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोगों को सर मैंने देखा कि वो बाकायदा कुरान की वो आयतें निकाल रहे हैं जो इसके खिलाफ है। कुरान के अंदर वो वाली अहादीस निकाली जा रही है और बाकायदा उसको अभी मीडिया कंपेन शुरू होने वाली है। अभी शुरू नहीं हुई, कुछ कुछ जगहों पे हुई है, लेकिन ओवरऑल एक मास पे रेडियो, टीवी और ये सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज करना चाह रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मतलब सारे उनके साथ नहीं है, लेकिन ये वाली चीज, ये वाला नैरेटिव सर मुझे नजर आया है। अब मुझे नहीं पता कितने अरसे तक चलता है, इसका मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन ये वाली चीज एक डेवलपमेंट सर बहुत गहरी बड़ी मुझे नजर आई। अगर साहब ये बहुत ही, मैं कहूंगा, खुशाइंद डेवलपमेंट है, पर मेरी नजर में ये डेवलपमेंट कोई नई नहीं है जी। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमेशा दो तबके रहे हैं, या इसके बारे में दो सोच रही हैं, और वो सोच ये है कि गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। कुछ टेररिस्ट हैं जो कि बैड हैं, जिनका कि असर आपके ऊपर पड़ रहा है। आप उनके खिलाफ तो हैमर एंड टॉन्च लेके, जो कहते हैं ना, सब कुछ विद ऑल योर रिसोर्सेज यू वेंट आफ्टर देम। पर गुड टेररिस्ट जो कि आईएसआई और आपकी फौज इस्तेमाल करती रही है भारत के खिलाफ, उनको आपने छेड़ा नहीं, उनको आपने पनपने दिया। हाँ, अभी हाल में थोड़ा आपने कोशिश की उनको एक मेकओवर करने की, चेंज करने की, कि उनके नाम बदल दिए यहाँ कश्मीर के अंदर, उनको एक इंडिजिनस लुक देने की कोशिश की है। लेकिन हकीकत क्या है सब जानते हैं, कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनके पास असला कहाँ से आ रहा है, ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है किसके लिए हो रही है, ये सब जग जाहिर है। तो जब तक ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का जो आपकी सोच है वो नहीं बदली जाती, तब तक आप पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, देखिए आपका जो टीएलपी का जो अभी एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे भी पाकिस्तान को सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि टीएलपी ने जो किया है उसने आपको एक आईना दिखा दिया है। आप अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि हमारे यहाँ पे शरिया का कानून चलता है। अगर ये सब हकीकत है तो फिर जो टीएलपी ने कहा था उसमें गलती क्या है? टीएलपी तो वही कह रही है ना कि देखिए जो लोग ब्लास्फेमी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर यहां पर एक कंट्रडिक्शन आ जाता है। आप फ्रांस के खिलाफ तो एक्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, लेकिन जो चीन कर रहा है उसके खिलाफ आप चुप करके बैठे हुए हैं। ना ही टीएलपी बोल रही, ना आपके लीडर बोलते हैं। आप एक तरफ से बोलते हैं कि वी आर लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, हमें पूरा इस्लामिक वर्ल्ड को देखना है,
पर आप चीन के खिलाफ, जो कि सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों के ऊपर कर रहा है, एक आवाज, चू की आवाज तक नहीं उठाते हैं। तो ये जो है कंट्रडिक्शंस हैं आपके मुल्क के अंदर, और जो तरीके लबैक पाकिस्तान ने जग जाहिर की हैं, इनसे लोगों के बीच में एक, इवन द वर्ल्ड कम्युनिटी स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस, कि भाई पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या हमें शरिया के साथ चलना है। अगर शरिया के साथ चलना है तो फिर हमें ये जो कह रहे हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले, ऐसी और भी आपके पास रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस काफी हैं, आपको उनकी माननी पड़ेगी। अगर आप ये मानेंगे, फिर आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को क्या होगा, आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को क्या होगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो इस तरह का एक्सट्रीम बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करता है। आपके जो बड़े कंजर्वेटिव मुल्क माने जाते थे, यूएई और सऊदी अरब, वो इससे दूर हट रहे हैं। आपने देखा कल ही परसों एक खबर आई है कि सऊदी अरब ने अपनी बुक्स भी चेंज कर रहे हैं और वहां पर रामायण और ये महाभारत पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को दूसरे मजहबों के बारे में भी पता लगे। तो ये एक मॉडर्न आउटलुक लाने की कोशिश की जा रही है उन देशों की तरफ से जो कि कंजर्वेटिव माने जाते थे। और पाकिस्तान जो कि एक मॉडर्न इस्लामिक देश माना जाता था, और जो मोहम्मद अली जिन्ना बनाना भी चाहते थे, वो धीरे धीरे फिसल रहा है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, पता नहीं आप शायद इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, कि अभी हाल ही में कहीं पाकिस्तान में कोई एक पोलिंग सी हुई थी, और जहां पर कि 60% पॉपुलेशन ने ये कहा कि हमें शरिया चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें हैं, रेडिकलाइजेशन है, ये काफी डीप रूटेड हो चुकी है आपकी सोसाइटी के अंदर। तो इसको सरकार कैसे हटाएगी? एक सर ये एक और चीज है, ये मतलब जो आप जिसकी बिल्कुल आपने बात की कि शरिया चाहिए पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले 1973 की, तो उसमें बहुत सारी चीजें बहुत बिल्कुल क्लियर हैं। अगर किसी ने, मैं लोगों को यहाँ पे, मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, मैं कहता हूं इससे बड़ी शरिया क्या है? आपके पास इतनी सारी मसाजिद हैं, इस्लामाबाद के अंदर इतनी मसाजिद है कि इतनी आवाम नहीं है कि जितनी मस्जिदें हैं। मैं कहा क्या करनी है आपने, मतलब आपने 2 लाख मस्जिदें बना ली इस्लामाबाद के अंदर, क्या करोगे उसका? असल बात यह सर कि अमल यहां पे कोई तैयार नहीं है। हर किसी को शराब भी चाहिए, हर किसी को मॉडर्निज्म भी चाहिए, हर किसी को खवातीन को छोटे कपड़े भी चाहिए, और ऊपर से जो कहते हैं कि हमें इस्लामिक शरिया भी चाहिए। सर वो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, मैं खैबर पुख्तनख्वा से, पश्तून कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं। वहां पे आजकल मैं मतलब आपको शटलकॉक बुरका कहीं नजर नहीं आता दूर दूर तक। एक छोटे से गांव की मैं बात करूं, शहरों को छोड़ दे, शहरों में वही सिस्टम चल रहा है जिस तरह इस्लामाबाद या लाहौर या कराची के अंदर है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये लोग शरिया मानते हैं? ये लोग एक मॉडर्न लॉज को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर सकते, उसमें हाथ काटने के लिए और सर काटने के लिए तैयार होंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता सर कि ये लोग उसमें से तैयार हो जाएं। ये मानते हैं। जी सर प्लीज। आपने वो माई फ्यूडल लॉर्ड किताब पढ़ी होगी? जी। मेरी नजर में ये जो शरिया का बहाना है, जी, गुस्ताख, अगर मैं कुछ गलत बोल जाता तो मेरे को गुस्ताखी माफ कीजिए। नहीं सर बिल्कुल सही। मैं किसी की कोई वो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये जो मुझे लगता है जो बहाना है, ये फ्यूडलिज्म को बचाने के लिए है। एब्सोल्युटली राइट। ये लोग चाहते हैं कि फ्यूडलिज्म कंटिन्यू करे, डेमोक्रेसी ना पनपे, आम आदमी पावर ना हो। एग्जैक्टली। जो कॉमन मैन की एम्पावरमेंट है वो बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई फील पाकिस्तान इज लैकिंग टुडे। अगर आपके यहाँ पर फ्यूडलिज्म खत्म हो जाता है और कॉमन मैन एम्पावर हो जाता है, एक तो आपका नेशनलिज्म बढ़ेगा। अभी भी देखिए पाकिस्तान के अंदर, बुरा मत मानिए, बलूच, सिंधी, पख्तून, गिलगित बाल्टिस्तानी, पाकिस्तानी अपने को बहुत कम लोग कहते हैं। सबकी पहचान प्रोविंस से है। बिल्कुल सही कह। अगर पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज जो मेरे को लगती है जो कि पाकिस्तान के लिए है, वो पाकिस्तान फौज। बाकी सब अपना अलग अलग वजूद और अपने अलग आइडेंटिटी लेकर घूमते हैं वहां पे। नहीं सर, वो अपने लिए काम कर रहे हैं ना, वो कौन सा उसके लिए काम कर रहे हैं? उनका अपना एक धंधा है जो चल रहा है। सॉरी टू से, लेकिन ये उनका अपना एक सिस्टम है सर जो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। फखर साहब, उम्मीद तो यही है कि हालात अच्छे होने चाहिए, और हम तो यही चाहते हैं हालात अच्छे हों, और जिससे कि ना सिर्फ अमन हो, गुर्बत हटनी चाहिए। गुर्बत सबसे बड़ा दुश्मन है इस इलाके का, और हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
इतना पोटेंशियल अफगानिस्तान के अंदर, देखिए मिनरल वेल्थ कितनी है, एग्जैक्टली, कितनी ज्यादा मिनरल वेल्थ अफगानिस्तान के अंदर, आपके बलूचिस्तान में इतनी ज्यादा मिनरल वेल्थ है। यस, बिल्कुल पर बिल्कुल सही कह, गुर्बत इसलिए है क्योंकि उनको हमने डेवलपमेंट का एक मुद्दा बनाने की बजाय हमने इन चीजों को बैकडोर पे कराया वो, और आगे मजहब को आगे लेके आ जाते हैं या और प्रकार के इश्यूज आगे लेके आ जाते हैं। खासकर ये जो फ्यूडल माइंडसेट है, जी जी, इसको कहीं ना कहीं आपको खत्म करना पड़ेगा, और तभी इस इलाके के अंदर आप देखिए ना, हमारे इधर देखिए आप किस प्रकार इलेक्शन होते हैं, किस प्रकार कॉमन आदमी पार्टिसिपेट करता है और किस प्रकार सरकारें बदली जाती हैं। तो ये चीजें जो है, जब तक आम आदमी जो है वो एम्पावर नहीं होगा, वो बहुत जरूरी है। सर एक आपने बिल्कुल रिलीजन की बात की, रिलीजन को अपने अपने मकासद के लिए लोग बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी हुकूमतें हो, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, या वो हमारा आम तबका हो, जिसमें से जिनको मैं मौलवी हजरात कहता हूँ, वो अपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो इस्तेमाल करते हैं। सर कोविड आजकल बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, मतलब इस रीजन में। एक तो सर मुझे ये पूछना था कि अमेरिका मतलब जिस तरीके से रॉ मटेरियल दे रहा था वैक्सीनेशन के लिए, उसको उन्होंने बंद किया, एक इसको, और दूसरी चीज, अगर ये चीज लेट सपोज मैं कहता हूं कि एक आम आदमी, क्योंकि फौजी भी हमारी तरह का इंसान होता है, उसकी भी फैमिली होती है, आप खुद हैं, मतलब अभी जो फौज में काम कर रहे होंगे वो सारे लोग, अगर ये वहां पे ये मतलब सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या करेगा? बेशक वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान की ज्यादा बड़ी फौज है, पाकिस्तान की भी है, 7-8 लाख तक तो है, तो क्या करेंगे इसके साथ? फिर क्या करेंगे? मैं आपका सवाल नहीं समझा हूं सर एक तो वैक्सीनेशन की जो रॉ मटेरियल मिल रहा था अमेरिका से, सुनने में ये आ रहा है कि उसको बंद कर दिया। दूसरा सर, अगर ये कोविड का, अगर कोविड स्प्रेड होता है फौज के अंदर, हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज, तो कैसे टैकल करेंगे इन दोनों कंट्रीज इसको? पहली बात मैं आपको बताऊं, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी 100% आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल इन यूनिफॉर्म वैक्सीनेटेड है। गुड। सो इसलिए वी आर फॉर्चुनेट, दो स्टिल वी आर टेकिंग प्रिकॉशंस। हमारे आर्म फोर्सेस के 100% पर्सन जो हैं, नॉट द फैमिलीज बट पर्सन इन यूनिफॉर्म वैक्सीनेटेड है। दूसरी बात आपने बात कही रॉ मटेरियल की। देखिए अमेरिका भी आफ्टर ऑल सारी गवर्नमेंट्स नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं, और उन्होंने एक कोरिया वॉर के टाइम का एक कोई डिफेंस एक्ट था जिसको उन्होंने लागू किया, जिसके मुताबिक जो क्रिटिकल मटेरियल होते हैं कंट्री के लिए वो दूसरे देशों को नहीं दिए जाने चाहिए। एक लॉ उन्होंने चलाया था, पर उसके बाद दे हैड टू रिट्रीव, अभी शुरू कर दिया उन्होंने। और वैसे भी देखिए, देख आजकल ग्लोबल सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन कांट बी वन वे, इट हैज टू फ्लो। अगर अमेरिका बंद करेगा तो अमेरिका में भी कुछ चीजें यहां से जाती थी, हम रोक सकते थे। एंड अमेरिका रियलाइज दैट कि वो पुराने दिन गए कि जब आपकी मोनोपोली होती थी, यू आर रूलिंग द रूस्ट, यू आर रूलिंग द वर्ल्ड, वो दिन गए। अब ये ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कितने ही लोग इन्वॉल्व हैं, और अगर वो सब अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखने लग जाए तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन नहीं चल सकती है। अगर हमने ग्लोबल सप्लाई चेन चलानी है, देन वी हैव टू हैव द ग्लोबल इंटरेस्ट इन माइंड, और यही अल्टीमेटली अमेरिका रियलाइज दैट, एंड टुडे अमेरिका इज नॉट ओनली रिज्यूम्ड दैट supply of the raw material. America is also, sending aid to us, which we are quite thankful, because after all, in this hour of crisis, we needed it. We needed it when they are sending us 1 million doses of the vaccine also, apart from other equipment. So it's a welcome development. और तो चाइना ने इसको politically play करने की कोशिश की, और अब देखें ग्लोबल टाइम्स के अंदर काफी आर्टिकल्स आए थे कि देखिए ये इनकी दोस्ती कितनी फ्रेजाइल है अमेरिका और इंडिया की। और मैं एक चीज आपको बता दूं, इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती है, दैट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। हमारी दोस्ती जो है, इट्स नॉट ए गैंगिंग अगेंस्ट समबडी, इट इज आवर बायलैटरल रिलेशनशिप व्हिच इज बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट, आवर कॉमन इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन, आवर कॉमन इंटरेस्ट इन द पैसिफिक, our common interest in climate change, our common interest, maintaining peace. So ये सारे common interest of war against terror. So our relationship is very strong. चीन अगर ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करके सोच रहा है कि वो it can draw a wedge, I think that's not possible. अच्छा सर एक चीज, मतलब टाइम कम है हमारे पास, लेकिन एक जिस तरीके से स्प्रेड आया अभी कोविड का, उसको हमने देखा
दो चीजें बड़ी हो रही थी, एक कुंभ मेला हो रहा था हिंदुस्तान के अंदर और दूसरा बंगाल इलेक्शन है। किस नजर से देखते हैं, क्योंकि आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, मतलब ये किसी मेडिकल या किसी पॉलिटिकल बंदे से, लेकिन फिर भी एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप क्या देखते हैं इसको कि क्या हमें नहीं कंट्रोल करना चाहिए था? जिस तरह अभी ईद हमारे यहां आ रही है, मुस्लिम कंट्रीज में तकरीबन 10-12 दिनों बाद ईद है, बाकायदा उसके लिए मुझे पता है बहुत अमल नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोग बड़े पावरफुल होते हैं, जो रिलीजन से करीब होते हैं, ये लोग पाकिस्तान के हो या इंडिया के, लेकिन इसके बावजूद भी क्यों इतने बड़े स्केल पे? क्योंकि कुंभ मेला 2022 में होना था, लेकिन उसको 2021 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि ज्योतिषियों ने कहा था कि ये आप अगर 2021 में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों सर इस तरीके से हम लोग खेलते हैं लोगों की जिंदगियों के साथ? बिल्कुल, बहुत सही वाजिब आपने सवाल पूछे हैं। जहां तक कुंभ की बात है, मैं ये कहूंगा कि गलत एरर ऑफ जजमेंट, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सेकेंड वेव इस तरह से हमें हिट करेगी। और जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना कि मन में वो भी आ गया था कि हमने फर्स्ट वेव को बड़ी इजीली जीत लिया है और हमने अभी वैक्सीनेशन भी आ गई है, इसलिए वी विल बी सेफ। वो एक गलतफहमी लोगों के दिल में चली गई थी और हमारे प्लानर्स के दिल में भी। लेकिन कुंभ को जैसे ही रियलाइज किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील की थी, और आपको याद होगा कि उनकी अपील के बाद वहां पर मोस्टली फंक्शन होती वो सिंबॉलिक हो गई थी और जत्थे जो थे वापस जाने शुरू हो गए थे। लेकिन यू आर राइट, जो डैमेज होना था डैमेज हो चुका और उसका हम अभी भुगत भी रहे हैं। यहां तक बात है इलेक्शंस की। देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी रन बाय ए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत जब एक स्टेट असेंबली का टेन्योर खत्म हो जाता है तो इलेक्शन करना लाजमी है, नहीं तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है। और 5 स्टेट्स के अंदर होना था, एक की बात होती तो अलग बात थी, 5 स्टेट्स के अंदर होना था। और अगर देखिए ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का तो काम होता है क्रिटिसाइज करना जी। अगर सरकार ये इलेक्शन ना करती तो फिर भी उनको क्रिटिसाइज किया जाता कि देखिए ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, पहले ही मोदी साहब को हिटलर कहा जाता है, तो ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट्स नई गवर्नमेंट्स हो, ये नहीं चाहते, ये इलेक्शन से डरते हैं, ये करते हैं। उनके ऊपर काफी लांछन जो थी ऑपोजिशन लगानी थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो मैंने एनालाइज किया कि शायद गवर्नमेंट थॉट इट बेटर टू गो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सर, बिल्कुल अच्छा है इलेक्शन। मैं कहता हूं इलेक्शन नहीं रुकवाने चाहिए। आज हमारे यहाँ कराची का NA 249 का बाय इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस अगर चलेगा तो मेरे ख्याल हम आगे की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सर जितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई, मोदी जी खुद उसको मतलब एड्रेस करते रहे, आपके इंटीरियर मिनिस्टर करते रहे, मतलब ये वाली चीजें हम क्यों नहीं समझते? और सर ये हम एशियंस के अंदर ये मसला है। पाकिस्तान में भी अगर कोई इलेक्शन हो रहा हो, कहते हैं कोई कोविड शोड नहीं। हमारे उस दिन हेल्थ मिनिस्टर खैबर पुख्तनख्वा के 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी इफ्तारी होस्ट की, एक रेस्टोरेंट को जबरदस्ती उन्होंने खुलवाया पेशावर में, और उसकी पिक्चर्स आई। मतलब मैं खुद उस दिन न्यूज पढ़ रहा था तो मतलब ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी पूरी मीडिया के ऊपर कि ये हेल्थ मिनिस्टर इस तरह की हरकत सर कर रहे हैं। तो मतलब मोदी जी हो गए या मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, वी लैक सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमारी कमजोरी है। हम जो प्रीच करते हैं वी डोंट फॉलो दैट, और ये इसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं, इसलिए हम भुगत भी रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत कमी है सब में। देखिए, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर मैं कहता हूं कि यू मस्ट फॉलो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो आई मस्ट बी द फर्स्ट वन टू फॉलो इट। अगर आप खुद ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर आप जितना मर्जी अपील करते रहे, लोग कैसे मानेंगे? तो कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है उसका नतीजा है कि आज ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है और जिसको वी आर टेकिंग एज अ क्राइसिस नाउ, वो उसका असर है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान के हवाले से, बस छोटा सा आपसे वो लूंगा, क्योंकि सितंबर में 11 सितंबर को अमेरिकन फौज ने, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही कि हमारी फौज वहां से निकलेगी। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई शायद 100 नहीं हो तो कम से कम 30-40 इस किस्म के ग्रुप से, मुख्तलिफ किस्म के, कोई पॉलिटिकल है, कोई तालिबान है, कोई क्या है, हर कोई अपनी अपनी गेम खेल रहा है। क्या नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान खुदा न खास्ता वही सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी जो 2001 से पहले की हुआ करती थी अफगानिस्तान में? खुदा करे ऐसा ना हो, और ना ही होना चाहिए, क्योंकि खत्ते के लिए बहुत खतरनाक होगा। और अगर होगा ऐसा तो फिर दोबारा अलकायदा, आईसिस और पता नहीं क्या क्या नए ग्रुप जो है खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए
ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सब जो भी रिस्पॉन्सिबल नेशंस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनकी कोशिश यही रहेगी कि वहां पे स्टेबिलिटी हो। और तालिबान भी वही पुराना तालिबान नहीं रहा है जो मैं देख रहा हूँ, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तालिबान ने भी शायद रियलाइज किया है कि उनको अगर हुकूमत करनी है तो जबरदस्ती नहीं कर सकेंगे वो। हाँ। जो अफगान नेशनल फोर्सेस हैं, मुझे नहीं लगती इतनी कमजोर हैं कि पाकिस्तान का पूरा कब्जा जो है वो तालिबान कर सके, अफगानिस्तान का जो है वो कर सकेगी तालिबान। और कहीं ना कहीं अमेरिका भी आंख मूंद के नहीं बैठेगा ना, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि वही हालात शुरू हो जाए जिसके रोकने के लिए वो 20 साल पहले यहाँ पर आए थे। ना ही रूस चाहेगा, ना ही चीन चाहेगा, क्योंकि चीन भी जो है बहुत सेंसिटिव है इन चीजों के लिए। क्योंकि चीन अगर उइगर मुसलमानों का जो वहां पर चल रहा है, और चीन कोई ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स और जो दहशतगर्दी वहां पे पावर में आ जाते हैं, तो वो वहां पे सपोर्ट करना शुरू कर दे तो चीन के लिए हेडेक बन सकती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो हैं, क्योंकि रूस के साथ काफी जिनकी वो है, वो भी वरिड है, वो भी नहीं चाहेंगे। तो जो नॉर्थ अफगानिस्तान है, जहां पर कि पहले नॉर्दर्न अलायंस होती थी, वो लोग भी आफ्टर ऑल देखिए डेमोग्राफी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान इज ऑलमोस्ट 50-50। ताजिक्स और पख्तून जब है तो ताजिक्स नहीं चाहेंगे कि पख्तून तालिबान इज प्योरली पख्तून्स। तो ये सारी ओवरप्लेज हैं, और इन सब का फायदा जो उठाएगी ना, मुझे लगता है आईसिस है। जो वहां पर उन्होंने आईएस इन खुरासान प्रोविंस बनाई है, मुझे लगता है वो दे आर दैट वॉच एंड वेट की पॉलिसी कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं ये छिड़ जाता है पूरा, तो आईसिस इसका पूरा फायदा ना उठा जाए, और उसके लिए तालिबान को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आईसिस आ जाती है तो फिर तालिबान का भी कुछ मायना नहीं बचता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि सोचनी पड़ेंगी। और जो भी इस्तांबुल में मीटिंग होनी थी जिसमें कि तालिबान नहीं गए, मुझे लगता है कि ये पीस इसको रिज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान को जाना पड़ेगा। क्योंकि बगैर तालिबान को इस बात को भी खुशी होनी चाहिए कि तालिबान को एक इक्वल स्टेटस दे दिया गया अफगान गवर्नमेंट के। जो गलती है मेरी नजर में गलती है, वो तालिबान को अफगान गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन मुज़ाकरात के अंदर जो है एक इक्वल स्टेटस दे दिया गया है। तो तालिबान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट rather than becoming a hindrance in the peace process. Taliban should be seen as eager for peace in Afghanistan. क्योंकि वो, हाँ बोलिए जी, क्योंकि 2 दिन पहले जब तालिबान की स्टेटमेंट आई है तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये इतनी स्ट्रगल जो 20-22 साल की है इसके लिए नहीं की कि हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई कोलिशन गवर्नमेंट बना लें। कहते हमने ये इसीलिए की कि हम अपनी हुकूमत बनाएं। हालांकि बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसमें मौजूद है, जो दोहा ऑफिस के लोग हैं, पाकिस्तान विजिट करते हैं। इस्तांबुल में तो खैर वो लोग नहीं गए, लेकिन इससे पहले इस्तांबुल जा चुके हैं वो लोग। तो वो ये वाली बात भी उनकी आ रही है, और उन्होंने कहा था कि 1 मई का मतलब कमिटमेंट थी अमेरिका की, तो व्हाई आर दे आर नॉट गोइंग टू विथड्रॉ देयर फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये भी एक इशू है सर। वो है उनका रीजन जो उन्होंने दिया था नॉट अटेंडिंग द इस्तांबुल टॉक, यही था कि 1 मई को उन्होंने नहीं किया है। लेकिन तालिबान को जो रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर वो ज्यादा इस प्रकार की हटदर्मी करेंगे और इस प्रकार की एरोगेंस दिखाएंगे तो शायद 11 सितंबर तक भी अमेरिका ना वहां से जाए। बिल्कुल वो सिचुएशन हो सकती है ना, क्योंकि जो अमेरिका ने कहा था कि हम वी विल इंश्योर दैट अफगानिस्तान डज नॉट बिकम ए लॉन्च पैड फॉर टेररिज्म, ये अमेरिका की स्टेटमेंट है। तो इफ दे बिलीव इन दैट एंड दे हैव टू इंश्योर दैट, तब उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर तालिबान इज नॉट विलिंग फॉर अ पीस प्रोसेस, अगर तालिबान हुकूमत करना चाहता है तो करे ना, इलेक्शन लड़े। एग्जैक्टली, लेट देम विन द इलेक्शन, लेट देम बी प्रॉपर इलेक्शन सुपरवाइज। और मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अगर अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं तो उसके पहले देयर शुड बी ए यूएन पीस कीपिंग मिशन इन अफगानिस्तान अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन दिस थिंग UN Charter. Chapter 7 is for enforcement and not only for peacekeeping. So it should be a UN enforcement mission, peace enforcement mission in Afghanistan, which is very essential. Nahi to Afghanistan will be, like you said, may revert back to what it was, and there'll be bloodshed, civil war. सर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। इसको वाइंड अप करेंगे यहीं पर, लेकिन जो आप अफगान पीस की बात कर रहे हैं और यूएन पीस फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सर
इस 21 सालों में अगर 28 नाटो कंट्रीज एंड प्लस सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका वहां पे कुछ ऐसा नहीं कर सका, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द यूएन पीस कीपिंग फोर्स कि वो कर सकें, क्योंकि वो भी तो इन्हीं मुल्कों की मतलब इन्हीं की फौज होती है और इन्हीं का होल्ड है उसके ऊपर, ना हिंदुस्तान का और ना पाकिस्तान का और ना शायद इस रीजन का है। तो मैं तो उसका नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक आम अफगानी का, जो मेरा दोस्त है, आपका दोस्त है, मेरे इधर इस्लामाबाद या पेशावर में आता है जाता है, मैं उसकी बात करूं तो वो मुझे कहता है कि यार हमें चाहिए पीस, किसी कीमत पर भी हमें अमन चाहिए, बहुत हो गया, 40-50 साल हो गए, हमारी दूसरी नस्ल जवान हो गई, उसमें अब तीसरी आने वाली है, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज चाहिए तो हमें अमन चाहिए। कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ठीक कर लेंगे, पैसे भी हम ले आएंगे, कारोबारी लोग हैं, बड़े टैलेंटेड किस्म के लोग हैं अफगानिस्तान के, वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अमन के लिए जरूरी है कि तालिबान को ये बात माननी पड़ेगी जी, तालिबान को ये बात माननी पड़ेगी कि अमन अगर चाहिए तो वो ताकत फोर्स के साथ नहीं होगा, अमन जो है मुज़ाकरात के साथ ही आएगा। अगर तालिबान ये सोच रहे हैं कि विद फोर्स दे विल बी एबल टू विन ओवर अफगानिस्तान, गलत बात है, तो रेजिस्टेंस, तो सिविल वॉर होगा। और जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ पे यूएस और नेटो फोर्सेस के जाने से, उस वैक्यूम को भरना बहुत जरूरी है। बेशक ये लोग कामयाब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कम से कम रोक के तो रखा ना तालिबान और सिविल वॉर होने से। आफ्टर ऑल दे सेव्ड अफगानिस्तान फ्रॉम अ सिविल वॉर फॉर सो मेनी इयर्स। अगर ये वैक्यूम रह जाता है तो उस वैक्यूम को, एज यू नो, वैक्यूम जब होता है तो कोई ना कोई ताकतें आके उस वैक्यूम को भरती हैं, अगर वो उसको फिल करती हैं, और वो स्पेस फिल अगर उन ताकतों ने कर ली जो कि ब्लडशेड और सिविल वॉर में बिलीव करती हैं, तो नतीजा तो वही होगा ना। तो हम तो अमन चाहते हैं, हर कोई अफगानीज वांट, और सबसे ज्यादा तो मुझे विमेन फोक जो है अफगानिस्तान की, उनके ऊपर आता है कि उन्होंने बड़े ही लड़ झगड़ के और बड़े ही उसके साथ उन्होंने एक ऐसा स्टेटस पाया, ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस, और वो आज बड़े खुश हैं इस बात से। पर वो तो तालिबान के आने से बहुत until तालिबान चेंजेस एटीट्यूड, उनको तो बहुत नुकसान होगा सर। तो बिल्कुल, और हमने, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में अभी भी मेरी किसी एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो सर बहुत सारे जर्नलिस्टों की जिंदगियां गई, और जिसमें से फीमेल जर्नलिस्ट, रेडियो टीवी से ताल्लुक रखने वाली, काम करने वाली, हमारी बहुत टैलेंटेड किस्म की खवातीन थी, जिनकी जाने अभी सर 2-3 महीनों में, पिछले 2-3 महीनों का अगर हम डेटा निकाले तो 10 से 15 जर्नलिस्टों को काबुल, जलालाबाद, नंगरहार, मुख्तलिफ इलाकों में उनको कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, जिसमें से खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो वो मतलब हम, मेरे जैसे बंदे के लिए तो बहुत एक अफसोस का मुकाम है कि हम जो चाहते हैं कि वहां पे फीमेल भी हो और मेल भी हो, लेकिन सर ये एक चीज हमें नजर आ रही है, खुदा करे कि वहां पे अमन हो, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, जहां पर भी हो, अमन चाहिए सबको और सबका फायदा भी इसी में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। एक बात मैं कहना चाहूंगा जाते इजाजत हो सर, आपने बात कही अमन की, आज ही एक यूएस रिपोर्ट आई है और जिसमें यह कहा गया है कि 20 टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान आर एक्टिव इन अफगानिस्तान। ये मैसेज मेरी तरफ से अपने मुल्क में भी दीजिए कि अगर आप अमन चाहते हैं तो फिर वो 20 दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, पहले आप तो उनको तो निकालिए ना, उनको खत्म कीजिए, उनको फिनिश कीजिए, और फिर बाद में देखेंगे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का क्या करना है। सर बिल्कुल, उसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करता चलूं, क्योंकि इस तरह की चीजों पे मैं बहुत ज्यादा काम करता रहता हूं केपी के और ये इस रीजन में। सर ये है कि इस तरह के जो आप ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, कि उनमें से बहुत सारी, हमारा जो पुराना फाटा हुआ करता था वहां पर छोटी छोटी इस तरह की, मतलब मैं कहता हूं कि छोटे छोटे ग्रोह बने हुए हैं, वो लोग जाते हैं उस तरफ से। अफगानिस्तान भी उसको कोशिश करता है, पाकिस्तान भी उसको कोशिश करता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए हमें, मैं कहता हूं कि मजीद काम करना पड़ेगा और मिल के काम करना पड़ेगा। अगर एक पाकिस्तान सिर्फ खत्म कर सकता है तो ये बिल्कुल गलतफहमी होगी हम सब की, इस रीजन की। उसमें हिंदुस्तान को भी सपोर्ट करना चाहिए, अफगानिस्तान को भी, यूएस को भी और नाटो को भी, तब जाके ये चीजें खत्म होंगी। क्योंकि दहशतगर्द कोई ऐसा नहीं है सर, एक आम आदमी है मेरे और आप जैसा, वो जाके खुदकश हमला करता है। ये इसलिए एक बड़ी मुश्किल जंग है, ये आसान जंग नहीं है, क्योंकि मैंने कम से कम 10 साल इस चीज को कवर किया और मुझे इसके जो चीजें नजर आई हैं, तो मैं कहता हूं कि फोर्सेस के लिए इसको लड़ना इट्स नॉट अ जोक, किसी भी फोर्स के लिए बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, और साथ में हिंदुस्तान या इस रीजन के जितने मुल्क हैं उन सबको कोशिश करना चाहिए, इंक्लूडिंग चाइना। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग माय शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।